26 नवंबर 2008 को मुंबई पर देश के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इस हमले में पुलिस और नौसेना के 17 जवानों समेत 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस आतंकी हमले का सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड पाकिस्तान मूल का अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली था। उस हमले के 1.5-2 साल पहले से वो मुंबई में लंबे समय तक रहा था। डेविड हेडली ने ही उन स्थानों का चयन किया था जहां पर हमले हुए थे। उस हमले का पूरा ब्लूप्रिंट हेडली द्वारा की गई रेकी के आधार पर ही तैयार किया गया था। विशेषकर ताज होटल में कुछ दिन ठहरकर उसने अंदर का पूरा नक्शा बनाकर लश्कर-ए-तैयबा को दिया था। 2009 में अमेरिकी एजेंसियों की हिरासत में पूछताछ में कुछ आतंकियों द्वारा दी गई जानकारियों के कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डेविड हेडली की निगरानी शुरू कर दी थी और अंततः 9 अक्टूबर 2009 को शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में उसने कई अन्य आतंकी हमलों के साथ ही साथ मुंबई हमले में अपनी भूमिका का खुलासा भी कर दिया था। अमेरिकी एजेंसियों के समक्ष डेविड हेडली के उस खुलासे के बाद भारतीय एजेंसियां भी चौंक गई थीं और उन्होंने मुंबई में डेविड हेडली की उपस्थिति के सबूत खोजने शुरू किए थे। उनकी यह खोज बहुत जल्दी एक व्यक्ति पर जाकर रुक गई थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फिल्म निर्माता महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट था। प्रारंभिक जांच में ही साफ हो गया था कि मुंबई में रहने के लिए डेविड हेडली को घर राहुल भट्ट ने ही दिलवाया था। डेविड हेडली को मुंबई के महत्वपूर्ण स्थानों तक लेकर राहुल भट्ट ही गया था। डेविड हेडली को फिल्मी पार्टियों में लेकर राहुल भट्ट ही जाता था। होटलों और क्लबों में डेविड हेडली के साथ राहुल भट्ट शामें गुजारता था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आकाओं से ईमेल के जरिए बात करते रहे डेविड हेडली की ईमेल की जांच से पता चला था कि उन वार्ताओं में कई बार राहुल भट्ट का जिक्र भी हुआ था। उन वार्ताओं से यह भी स्पष्ट हुआ था कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आका भी राहुल भट्ट के नाम से भली भांति परिचित थे। ऐसे सबूत मिलते ही एजेंसियों ने राहुल भट्ट पर शिकंजा कस दिया था। लेकिन यहीं महेश भट्ट का खेल शुरू हुआ था। उसने किसी छोटे मोटे कांग्रेसी नेता के बजाय सीधे देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक तरीके से धमकाया था कि जांच एजेंसियां जिस तरह मेरे बेटे के साथ बर्ताव कर रही हैं, वह मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। एजेंसियां मेरे बेटे से संबंधित खबरें जिस तरह लीक कर रही हैं, उसे तत्काल रोका जाए। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि महेश भट्ट की इस चिट्ठी के जवाब में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तत्काल जांच एजेंसियों द्वारा राहुल भट्ट से की जा रही पूछताछ की प्रक्रिया में हस्तक्षेप सीधा किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव जयदीप सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखकर महेश भट्ट को सूचित किया था कि गृहमंत्री चिदंबरम को इस मामले का संज्ञान खुद लेने का आदेश दे दिया गया है। इसके बाद राहुल भट्ट एक दिन भी हिरासत में नहीं लिया गया। मीडिया में यह जमकर प्रचारित किया गया कि राहुल भट्ट को जांच एजेंसियों ने नहीं खोजा था, बल्कि उसने स्वयं ही जांच एजेंसियों के पास जाकर उनको डेविड हेडली के बारे में जानकारी दी थी। एनडीटीवी पर उसका बहुत लंबा इंटरव्यू कई दिन तक दिखाया गया था। बरखा दत्त ने राहुल भट्ट को भोला भाला निर्दोष सिद्ध करने वाली रिपोर्टों की झड़ी लगा दी थी। किसी भी मीडिया हाउस ने राहुल भट्ट पर बरसी इस सरकारी कृपा की खाल नहीं खींची थी। परिणामस्वरूप पूछताछ की लीपापोती के बाद राहुल भट्ट को उसी यूपीए सरकार की उसी एनआईए ने निर्दोष बताकर क्लीन चिट दे दी थी, जिस यूपीए सरकार की उसी एनआईए ने बिना एक भी सबूत के भारतीय सेना के कर्मठ अधिकारी कर्नल पुरोहित को आतंकवादी बताकर 6 वर्ष तक जेल में बंद करके भयानक यातनाएं दी थीं। क्योंकि पोस्ट लंबी हो रही है, इसलिए एक उदाहरण देकर बात समाप्त कर रहा हूं कि राहुल भट्ट ने जांच एजेंसियों से बताया था कि मोक्ष नाम के जिस जिम में मैं ट्रेनर था, उसी जिम का मेंबर बनकर जब डेविड हेडली आया था, तब उसे ट्रेनिंग देने के दौरान उससे मेरी जान पहचान हो गई थी। लेकिन राहुल भट्ट की यह सफाई सामने आते ही उस मोक्ष जिम की मालिक कंपनी प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बॉबी घोष ने 20 नवंबर 2009 को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल भट्ट की सफाई की धज्जियां उड़ा दी थीं।
उन्होंने कहा था कि डेविड हेडली अक्टूबर 2006 से अक्टूबर 2007 तक हमारे जिम का मेंबर था, कभी कभी जिम में आता था, जबकि राहुल भट्ट ने हमारे जिम में अगस्त 2001 से मई 2002 तक ट्रेनर के रूप में काम किया था। इसलिए राहुल भट्ट द्वारा डेविड हेडली को हमारे जिम में ट्रेनिंग देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको अपनी कल्पना के घोड़े बहुत तेजी से बहुत ज्यादा दूर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सोचिए कि महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट की जगह कोई और होता तो उससे कैसे क्या और कितनी पूछताछ होती। आपको यह जानकर और ताज्जुब होगा कि यही महेश भट्ट अक्टूबर 2010 में दिग्विजय सिंह के साथ उस किताब का विमोचन कर रहा था, जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। हत्या या आत्महत्या की खतरनाक पहेली में उलझी सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु से संबंधित गंभीर सवालों के घेरे में घिरी रिया चक्रवर्ती का बम्बैया गॉडफादर महेश भट्ट भी धीरे धीरे उन सवालों के घेरे में आता दिखाई दे रहा था। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सरकार और देश बहुत बदल चुका है। अब सूचनाओं के लिए वो 1.5-2 दर्जन न्यूज चैनलों और 3 से 4 दर्जन अखबारों का गुलाम नहीं है। सोशल मीडिया का ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में है। 2009 में देश के पास यदि ये ब्रह्मास्त्र होता तो राहुल भट्ट आज मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बजाय शायद मुंबई की जेल में अपने दिन गिन रहा होता।